इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं एक लेडीज बताती है हमारा इलाज सफल हो गया और हम घर जा रहे हैं, आपका धन्यवाद डॉक्टर। जून बताता है मैंने कुछ नहीं किया, आपको उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जिन लोगों ने आपके बच्चे की सर्जरी की। वह लेडीज बताती है आपने मुझे माफ कर दिया, भले ही मैं कितनी भी गुस्से थी, और मैं माफी चाहती हूँ जो मैंने पिछली बार कहा था, और मैं BSB चलाती हूँ, कृपया आप वहाँ जरूर आइएगा। यह कहकर वह दोनों चली जाती हैं। ली सोचता है पहले दिन के बाद लोगों का मेरे प्रति रवैया बदल गया। जो लोग अपने बच्चे की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील थे वे सुरक्षित महसूस करने लगे। जून बताता है और मुझे मेडिकल टीम के साथ कोई और परेशानी नहीं हुई। ऐसा महसूस हो रहा है कि अंत में चीजें बहुत शांत रहती हैं। फिर जून किसी बच्चे के पास आता है और कहता है इन जून तुम्हारा खून निकालने का समय आ गया। ली बताता है 8 साल का इन जून एक मरीज है जिसमें मेरी रुचि बहुत है। सबसे पहला रीजन वह काफी शांत बच्चा है। ली उसे इंजेक्शन चुभा रहा होता है और बताता है इन जून यह थोड़ा चुभने वाला है। जून बताता है खून से नस से खून निकालने के विपरीत मैं धमनियों से खून निकालता हूँ ताकि काफी कम दर्द हो। लेकिन इन जून ने केवल थोड़ा सा ही चिल्लाया और ज्यादा आवाज नहीं की। जून उसे देख रहा होता है, इन जून भी उसे देख रहा होता है। जून बताता है जब भी मैं उसको इंजेक्शन देता हूँ तो वह मेरी आंखों में देखता है। तभी एक नर्स आती है और बताती है डॉक्टर जून आपको बुलाया जा रहा है। जून पूछता है किसके द्वारा। नर्स बताती है वॉइस डायरेक्टर ने आपको बुलाया है। फिर हम लोग वॉइस डायरेक्टर को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रहा होता है और बताता है हाँ बिल्कुल आप पूरी तरह से सही हैं सर, हाँ मैं उस पॉइंट पर अवश्य हथौड़ा मारूंगा। फिर वह कहता है हाँ बिल्कुल मैं यह जरूर करूंगा। फिर वह अपने फोन को काट देता है और पूछता है तब आ जाओ, तुम इस प्रकार अकड़े क्यों खड़े हो, यहाँ आओ। वॉइस डायरेक्टर बताता है आप दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर है, मैंने डॉक्टर को देखा है, यूँ तो कुछ समय पहले से यहाँ पर है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है। जून बताता है मेरा नाम जून है, मैं एक इंटर्न हूँ। वॉइस डायरेक्टर बताता है अच्छा है, आज मैंने तुम दोनों को यहाँ एक छोटी सी बात के लिए बुलाया है। मैं बस यह पूछना चाहता हूँ कि PICU में क्या हुआ था, क्या तुम मुझे उस कंडीशन को समझा सकते हो। डॉक्टर यू बताती है उस समय चाइल्ड वार्ड सर्जरी स्टाफ एक सेमिनार कर रहे थे, कॉल मिलते ही हम हमेशा की तरह PICU की तरफ भागे। वॉइस डायरेक्टर पूछता है आगे। डॉक्टर यू बताती है डॉक्टर जून वहाँ नियमित चक्कर लगा रहे थे और घटना स्थल पर ही थे, इसलिए वह पहले ही CPR देने के लिए आगे बढ़े। वॉइस डायरेक्टर बताता है हाँ उस पॉइंट तक उसने बहुत अच्छा काम किया। एक इंटर्न के लिए चाइल्ड वार्ड में CPR का प्रबंध करना आसान नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने सुना है कि इंटर्न ने कुछ दवाएं देने का आदेश दिया था, वह कैसे हुआ। डॉक्टर यू अपने मन में सोचती है यह पहले से सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी हमसे यह पूछ रहे हैं। जून बताता है यह सही है, मैंने आदेश इसीलिए दिया क्योंकि मुझे लगा कि इलाज में और देरी करना अच्छा नहीं होगा, मैं माफी चाहता हूँ। वॉइस डायरेक्टर बताता है क्या ऐसा है, आप कितने सही थे। वॉइस डायरेक्टर बताता है क्या आपने पहले बच्चों को CPR किया है और आपने सिखाए गए मेथड के अनुसार नहीं, बल्कि आपने एक अलग मेथड से इसे CPR दिया है, आपने ऐसा क्यों किया। जून बताता है मैंने एक नए रिसर्च को जो मैंने पढ़ा था और उसके अनुसार यह किया, मैंने दोनों हाथ से बजाय एक हाथ से CPR दी ताकि कम दबाव पड़े और सामान्य CPR दिया जा सके बच्चे को। वॉइस डायरेक्टर बताता है ओ आप कहते हैं कि यह एक नया तरीका है। वॉइस डायरेक्टर बताता है मुझे वास्तव में सक्षम लोग पसंद हैं, लोग डॉक्टर को पसंद करते हैं डॉक्टर जून को, लेकिन तुम गैर जिम्मेदारी से अपनी आदेश को नहीं दे सकते। वॉइस डायरेक्टर बताता है दरअसल डॉक्टर में बहुत सारे सक्षम लोग हैं, हम बस इसे नहीं जानते। डॉक्टर यू बताती है डॉक्टर जून ने न केवल CPR किया बल्कि दवा देने का आदेश उनका था, चिल्लाते हुए कहती है। वॉइस डायरेक्टर कहता है डॉक्टर यू क्या कोई रेसिडेंस अभी भी मुझे परेशान कर रहा है, क्या आपको यही सिखाया गया है कि अपने सुपीरियर से कैसे बात करें। डॉक्टर यू कहती है मैं क्षमा चाहती हूँ। वॉइस डायरेक्टर कहता है मैंने कहा कि मुझे सक्षम लोग पसंद है ना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुझे किस तरह के लोग और भी अधिक पसंद है, अच्छे आचरण वाले और आज्ञाकारी जो ऑर्डर को फॉलो करें। वॉइस डायरेक्टर बताता है इंटर्न, रेजिस्टेंट, फॉलो, प्रोफेसर। और वॉइस डायरेक्टर और डायरेक्टर आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि हॉस्पिटल में ऐसा रैंक मौजूद है, आप देखिए सामान्य हॉस्पिटल एक सेना की तरह है। वॉइस डायरेक्टर बताया है चाहे वह कितना ही सक्षम क्यों ना हो, क्या आपको लगता है कि एक अकेले इंसान युद्ध जीत सकता है।
प्रोफेसर बताता है हॉस्पिटल का नियम बहुत ही सरल है। भले ही यह कुछ ऐसा हो जिसे आप जानते हैं, आप केवल तभी कार्रवाई कर सकते हैं जब आपका सुपीरियर आपको आदेश देता है। जब तक हॉस्पिटल की गाइडलाइंस नहीं बदलती हैं, आप सीपीआर के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं और सीपीआर नहीं दे सकते। वॉइस डायरेक्टर बताता है और एक इंटर्न केवल तभी दवा दे सकता है जब कोई रेसिडेंट उसे आदेश दे। यदि आपको यह पसंद नहीं है तो आप अपना खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हैं और वहां शुरू करते हैं। वहां जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। यह बहुत सरल है, क्या आपको नहीं लगता? जून वहां पर कुछ नहीं बोलता और शांति से बैठा रहता है। वॉइस डायरेक्टर बताता है डॉक्टर यून ने अपनी इच्छा अनुसार एक इंटर्न की गलती को छुपाने की कोशिश की और इंटर्न ने कॉल किया और अपनी इच्छा अनुसार कार्य किया। मेरे राय में आप दोनों गलत हैं। हालांकि कोई बड़ी घटना नहीं घटी है और मरीज सुरक्षित है, तो मैं तुम्हें सिर्फ एक बार जाने दे सकता हूँ। यह आधिकारिक तौर पर कोई आपकी रिकॉर्ड पर नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अगर मैंने दोबारा ऐसा कुछ होते देखा तो अगली बार यह इतनी आसानी से नहीं होगा। वह दोनों कहते हैं आपका धन्यवाद वॉइस डायरेक्टर कहता है ठीक है, जाओ और अपनी काम को करो। फिर वह कहता है मिस डॉक्टर यून। वॉइस डायरेक्टर बताता है कृपया चाइल्ड वार्ड के सर्जरी अनुभाग के प्रमुख को मेरे ऑफिस में आने के लिए कहना, मुझे उनसे बात करनी है। फिर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर यू बताती है जब मुझे सजा मिल रही थी तो तुम इतने गंभीर क्यों दिख रहे थे? जून बताता है मुझे बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से आपको मुसीबत उठाना पड़ा। डॉक्टर यू बताते इस पर ध्यान मत दो, यह पहले ही हो चुका। जून बताता है मुझे खुशी है कि कम से कम वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। डॉक्टर यू बताता है तुम्हें सच लग रहा है? वॉइस डायरेक्टर इतने आसान व्यक्ति नहीं है। जून पूछता है तुम्हारा इससे क्या मतलब? डॉक्टर यू बताती है उन्होंने कहा कि वहाँ कोई आधारित रिकॉर्ड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा, हमें बहुत सारी परेशानी मिलना शुरू हो जाएंगी। ली बताता है जैसा डॉक्टर यू ने कहा, अगले दिन से चाइल्ड वार्ड के सर्जन विभाग में गर्मी महसूस होने लगी और वहाँ के सारे लोग मुझ पर गुस्सा थे। जून अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि जिंदगी इतनी आसानी से नहीं बीतने वाली। सिस्टम बताता है आपका लैविक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है जून। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और कोई कहता है हेलो इंजन डॉक्टर यहाँ है। इंजन पूछता है क्या आप डॉक्टर जून है जो मुझे इंजेक्शन देंगे? जून कहता है हाँ यह सही है। इंजन की माँ कहती है आपको उसे जून नहीं बल्कि डॉक्टर कहना चाहिए। जून कहता है यह ठीक है मैडम। इंजन उसके कानों में कहता है माँ को मत बताना, लेकिन पिछली बार जब दूसरे डॉक्टर ने ऐसा किया तो मुझे बहुत दर्द हुआ था, इसलिए मैंने प्रार्थना की कि तुम आज फिर से आओ। जून जब तुम मुझे इंजेक्शन देते हो तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। जून बताता है वास्तव में मैं इसे एक ही बार में करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि बिना दर्द दिए हो। जून बताता है लेकिन इंजन कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं एक्साइटेड हूँ। जब मैं तुम्हें इंजेक्शन देता हूँ तो तुम हमेशा मेरी आंखों में क्यों देखते हो? इंजन बताता है यह पता लगाने के लिए कि आप नकली मुस्कान कर रहे हैं या असली। जून कहता है नकली मुस्कान? इंजन बताता है यहाँ जो भी इंजेक्शन देने के लिए आता है उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन उनके आंखों में ठंड होती है। आप भी पहले वैसे थे जब पहली बार आए थे। जून पूछता है वास्तव में अभी के बारे में कैसा? जून उसका खून निकाल लेता है और वहाँ से जाने लगता है और बताता है अपने मन में उन्होंने सीबीआर घटना में मेरी अभिव्यक्ति को समझा होगा। यह दिखाता है कि बच्चे कितना अजीब तरह से संवेदनशील होते हैं। फिर जून वहाँ पर रखता है और देखता है वहाँ पर उसकी रिपोर्ट जिसमें उसका उम्र 8 साल होता है और उसका नाम बताया जाता हो। फिर हम लोग डॉक्टर यू को देखते हैं जो कि बता रही होती है आइसन मेजर सिंड्रोम बीएसडी के कारण होता है। वहाँ पर एक व्यक्ति कहता है रोगी तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक उसके हार्ट और फेफड़ों का ट्रांसप्लांट नहीं मिल जाता। फिर वहाँ से सीन पास्ट में जाता है और हम लोग एक कंपटीशन को देखते हैं जिसमें यूनजिन भी भाग ले रहा होता है। उसकी माँ कहती है यूनजिन तुम कर सकते हो। यूनजिन भाग रहा होता है और आगे जाकर वह बेहोश हो जाता है। उसकी माँ उसे चिंता करते हुए उसके पास पहुंचती है और कहती है यूनजिन तुम्हें क्या हुआ? यूनजिन की माँ बताती है जब हम पहली बार हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने कहा कि यह छोटा छेद है और जैसे जैसे वह बड़ा होगा तो वह छेद बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद हमें दवाई देनी शुरू पड़ी और इसके बाद डॉक्टर ने कहा हमें ट्रांसप्लांट सर्जरी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जून कहता है अच्छा ऐसा है। जून अपने मन में सोचता है उसे बहुत दर्द सहना पड़ा होगा। इन जून की माँ बताती है मुझे क्षमा करें डॉक्टर, जब मैं उस समय के बारे में बात करती हूँ तो आंसू निकल आते हैं। मैं सचमुच आपके प्रति आभारी हूँ डॉक्टर। जून बताता है ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। इंजन की माँ बताती है नहीं, मेरा सचमुच यही मतलब है। इंजन को दूसरे हॉस्पिटल में भेजा गया था जाँच करने के लिए। वहाँ पर उसे काफी दर्द सहना पड़ा। वह वास्तव में चाहता था बाहर खेलना और कूदना,
लेकिन जब से यह उसे बीमारी हुई वह दवाइयों को खाने से डरने लगा। उसका यह दिखावा करना कि वह काफी हिम्मत वाला है, इसे मेरे दिल को और भी अधिक चोट पहुंचती है। जून बताता है इंजुन वास्तव में एक सहनशील बच्चा है। वह बताती है आप जब भी खून निकालते हैं तो वह कभी घबराता और डरता नहीं है। अब हम लोगों को एक डोनर की जरूरत है और बस उसकी सर्जरी हो जाए। जून बताता है हमारे हॉस्पिटल में थेरेपिस्ट सर्जरी प्रोफेसर प्रसिद्ध हैं और उनके पास सर्जरी का काफी अनुभव है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जून वहाँ से चला जाता है और पूछता है रॉनी सफलता की दर कितनी है। रॉनी बताता है इसे सोचने के बाद इसकी दर काफी कठिन है और यह बहुत कम है। जून बताता है दियान यूनिवर्सिटी में इसका एक और सर्जरी हुआ था, लेकिन तभी भी इसका सक्सेस रेट कम से कम 10% है। फिर हम लोग डॉक्टर यू को देखते हैं जो कि बताती है लंग्स के ट्रांसप्लांट के लिए जीवित रहने की दर उस बच्चे के लिए काफी कम है। सर्जरी के बाद मृत्यु का दर लगभग 20% रहेगा। वॉइस डायरेक्टर बताता है कोई बुरा नहीं है, देश भर में हमने कितने बच्चों को ट्रांसप्लांट सर्जरी की है। डॉक्टर यू बताती है हमने कुल 4 सर्जरी की है, जिसमें से एक लेडीज बच्ची भी थी जिसके फेफड़े को हम लोगों ने ट्रांसफर किया था। दरअसल उसके फेफड़े में एक छेद हो गई थी जिसे हम लोगों ने ट्रांसफर करके यह सब ट्रांसप्लांट करके उसे ठीक कर दिया। और जहाँ तक अदर सर्जरी का सवाल है, रॉनी बताता है दूसरे हॉस्पिटल में जब सर्जरी हुई तो वहाँ पर सिर्फ एक ही हुई और बाकी 2 सर्जरी विफल रही। जून इसे देखता है और एक गहरी सांस लेता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग इन जून को देखते हैं। जून बाहर से उसे देखता है और कहता है सिर्फ एक ही हफ्ते में उसका रंग काफी खराब हो गया, हमें जल्दी एक डोनर को ढूंढने की आवश्यकता है। तभी वहाँ पर कोई लेडीज आती है और कहती है डॉक्टर जून, और जाकर उसके गले लग जाती है और बताती है। जून बताता है क्या गलत है, क्या कुछ हुआ है। इंजुन की माँ रोते हुए बताती है डॉक्टर आखिरकार हमें इंजुन की सर्जरी होने वाली है, एक डोनर सामने आया है और इंजुन को चुना गया है। जून भी इसे सुनकर खुश हो जाता है। जून बताता है यह राहत की बात है, यह सचमुच बड़ी राहत की बात है। जून बताता है हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के फैसले ने हॉस्पिटल में काफी हंगामा मचा दिया। सर्जरी कई बार नहीं की गई और इसकी सफलता दर काफी कम है, इसलिए यह अनुमान लगाया गया है कि जब तक सर्जरी सफल होगी इससे हॉस्पिटल का काफी प्रसिद्धि होगी, मतलब प्रचार। फिर डॉक्टर यू इंजुन के पास आती है और कहती है अब तुम्हारे खून को निकालने का समय है। इंजुन बताता है आप डॉक्टर जून को बुला सकते हैं। यह कहती है यह कौन है। तभी उसकी माँ बताती है मुझे माफ करना, इंजुन डॉक्टर जून का बहुत बड़ा फैन है, इसका नाम ह्यू जून है। उसका इंजुन बताता है तुम भी उसे पसंद करती हो माँ, मैंने रोते हुए आपको उसे गले लगाते हुए देखा। यह सुनने के बाद डॉक्टर यू गुस्से में आ जाती है। उसकी माँ बताती है डॉक्टर यू से कृपया इस पर ध्यान मत दो, आगे बढ़ो और डॉक्टर को बुलाओ। फिर एक नर्स जून के पास आती है और कहती है डॉक्टर यू ने आपसे कहा कि आप इन इंजुन के देखभाल करें और उसका खून निकालें। जून सोचता है क्या उसने पहले यह नहीं कहा था कि वह ऐसा करेगी। फिर जून उसका खून निकाल रहा होता है। इंजुन उसे सारी बात बताता है और बताता है इसीलिए मेरा सपना हुसैन बोल्ट की तरह एक सुपर फास्ट पर्सन बनना है। जून बताता है ऐसा है तो अब तो तुम प्रसिद्ध होने वाले हो। इंजुन बताता है अगर मुझे गोल्ड मेडल मिला तो मैं सबके सामने अपनी माँ का नाम चलाऊंगा। जून बताता है मेरे नाम के बारे में क्या। इंजुन बताता है ठीक है मैं तुम्हारा नाम भी चलाऊंगा। जून उसके पास आता है और बताता है सुनिश्चित करना कि तुम मेरा पूरा नाम लेकर वहाँ पर बुलाना। इंजुन बताता है यह थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं डॉक्टर यू वहाँ पर होती है और उन दोनों को देखकर हंसने लगती है। इंजुन बताता है पहले तो मैं खुश था कि मेरी सर्जरी होने वाली है, लेकिन अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है। जून बताता है मैं भी डरा हुआ हूँ। इंजुन बताता है आप तो एक अडल्ट हो, आप भी डर रहे हो। जून उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है जब तुम अडल्ट हो जाओगे तो तुमको पता चलेगा। सच तो यह है कि अडल्ट में बच्चों की तुलना में और भी अधिक डर होता है। आपको वहाँ रहने के लिए अपना बेस्ट प्रयास करना होगा ताकि आपकी माँ को चिंता ना हो, समझ गए। इंजुन बताता है क्या तुम मेरी सर्जरी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि अगर तुम मेरा सर्जरी करोगे तो मुझे डर नहीं लगेगा और यह चोट भी नहीं पहुंचेगा। जून बताता है आपके डॉक्टर जून से बेहतर डॉक्टर तुम्हारी सर्जरी करेंगे, इसलिए तुम्हें जरा भी चोट नहीं लगेगा। यह कोरिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है, तुम जानते हो। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है जून के घर पर। हम लोग देखते हैं जून बताता है रॉनी इंजुन की सर्जरी सफल होने का कितना % है। रॉनी बताता है बहुत सारा चीजें हैं, इसलिए मैं इसकी गणना नहीं कर सकता, यह सफल भी हो सकता है और विफल भी। जून बताता है रॉनी कभी कभी ऐसा होता है कि आप बस इतना ही कह सकते हैं सब चीज ठीक होगा,
रॉनी कहता है सब चीज ठीक हो जाएगा। जून उसकी बातें सोचने लगता है इंजुन की, तुम मेरी सर्जरी नहीं कर सकते। जून उठता है और बताता है मुझे नींद नहीं आ रही है, तो फिर से हार्ट लंग्स ट्रांसप्लांट सर्जरी शुरू करो। रॉनी बताता है मैं समझ गया। फिर जून के सामने उसका कमरा ट्रांसफर होने लगता है एक ऑपरेटिंग रूम के जैसे। रॉनी बताता है मरीज की सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में डाल गई है, अब तुम्हें हार्ट और लंग्स को ट्रांसप्लांट सर्जरी का डेटा यूज करना है। फिर वह ब्लेड को लगाने जा रहा होता है और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ नहीं होता बल्कि सिर्फ जून को ही दिखाई दे रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो।